आज हम लोग पीवाईक्यू में जनवरी अटेम्प्ट के आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं। और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर लिए थे, रेडॉक्स रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम देखें कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड है। आपको दिया है जिरकोनियम फॉस्फेट। अब जिरकोनियम फॉस्फेट में आप देखेंगे कि जो जिरकोनियम है दैट इज 4 नेगेटिव और फॉस्फेट इज 3 नेगेटिव। सो सॉल्ट आपको दिया है जिरकोनियम फॉस्फेट। अब जो जिरकोनियम है उसका चार्ज है 4, जो कि हमने यहां लिख दिया, और फॉस्फेट का चार्ज है 3, वो हम यहां लिख देंगे। इसे हम डिसोसिएट करेंगे तो ये देगा जिरकोनियम और फॉस्फेट। अब इस इक्वेशन को हम देखें, मान लो कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो कैटाइन की सॉल्युबिलिटी 3S होगी और एनाइन की 4S होगी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि कैटाइन की सॉल्युबिलिटी विद स्टाइकियोमेट्री और एनाइन की सॉल्युबिलिटी विद स्टाइकियोमेट्री। अब कैटाइन और एनाइन की सॉल्युबिलिटी को हम पुट कर देंगे तो जिरकोनियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो 3S है और फॉस्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 4S है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो S टू दी पावर हो जाएगा 7 और इस पावर को सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 6912। तो यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी KSP अपॉन 6912 टू दी पावर का 7th रूट, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ये जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड है और हमें सॉल्ट को डिसोसिएट करना है, कैटाइन एनाइन की स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से सॉल्युबिलिटी में यूज करना है। अब जो अगला सवाल है, आपको दिया है कि NH4OH हम ऐड कर रहे हैं, ए कैटाइन और बी कैटाइन। हमने ए और बी लिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम समझिए सवाल को कि आपने ए कैटाइन लिया है और आपने बी कैटाइन लिया है। दोनों में हम क्या कर रहे हैं कि NH4OH का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। अब जब हम सॉल्यूशन NH4OH का ऐड करेंगे तो OH है डाइवेलेंट और जो B है वो है ट्राइवेलेंट। तो दोनों जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो बनाएंगे डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट। अब जो A है, अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें तो हम लिखेंगे कैटायन और एनायन विद देयर स्टाइकियोमेट्री। अब इसकी जो KSP की वैल्यू है दैट इज 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 10. The value is 9 into 10 to the power minus 10. अब जो कैटायन है, कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां पर लिया है 1 मोलर और ये भी हमने लिया है 1 मोलर। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये मान लो कि हमने ले लिया है मतलब 1 मोलर, यहां पर हमने 1 मोलर ऐड कर दिया और यहां हम ले लेंगे OH का। अब यहां पर हम OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो OH का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 9 into 10 to the power minus 9 का स्क्वायर रूट।
दैट इज द, ये जो केस है ये ए कैटायन का है। अब ऐसे ही हम बात करें बी कैटायन का जो केस है, बी कैटायन में ये डिसोसिएट होगा 3OH में, तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन विद देयर स्टोइकियोमेट्री। अब यहां पर जो BOH है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया है और OH को हम निकालेंगे और BOH थ्राइस का जो KSP है वो है 27 × 10⁻⁻18। तो यहां से हम जब OH निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी KSP है उसका क्यूब रूट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6। अब आपको क्या करना है कि दोनों केस में आपको OH के कॉन्सेंट्रेशन का कंपैरिजन करना है। जिसमें भी OH का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आप एक बात देखेंगे कि यहां पर जो OH, जो ये वाला आयन है, यहां OH का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जो OH है वो प्रेसिपिटेट होना चाहिए। मतलब हम प्रेसिपिटेशन में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है दैट शुड बी मोर देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो जिसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा या जिसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी वो आयन पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ए और बी में से दोनों में हमने OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला और उससे कंपेयर किया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपने इथाइल अमाइन लिया है, आपने इथाइल अमाइन लिया है और इथाइल अमाइन एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बेस है। यहां पर जो वाटर है वो एसिड की तरह काम करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये बना कॉन्जुगेट बेस। अब दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेंगे। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेंगे, हमको निकालना है वैल्यू आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। तो अब देखेंगे कि जो Kb होता है दैट इज द बेस कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जो प्रोडक्ट है वो ये है और रिएक्टेंट में हम लेंगे इथाइल अमाइन को, कारण वाटर इज इन एक्सेस, तो वाटर को हम नहीं लेते। अब इस सवाल में आप देखें कि जो इथाइल अमाइन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दिया है, 1 मिलीमोलर। 1 मिली का मतलब हो गया 10⁻³ मोलर। और सवाल में हमें पीएच दिया हुआ है, सवाल में हमें पीएच दिया है 9। तो अगर हमारे पास पीएच 9 है तो आप देखेंगे कि जो OH है H हो जाएगा 10⁻⁻⁻, दैट इज 10⁻⁻⁹। H और OH का प्रोडक्ट होता है Kw, तो H की जगह हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10⁻⁻⁹। और यहां से हमने निकाल लिया है OH की वैल्यू दैट इज 14/9, दैट इज 5। तो यहां पर हम OH रख देंगे
दैट इज 10 टू द पावर -5। चूंकि ये डिकम्पोज होकर दोनों के मोल बराबर हैं तो ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर -5। अब हमने क्वेश्चन में वैल्यू पुट की तो के बी इक्वल टू 10 टू द पावर -5 अपॉन 3। सो दिस इज व्हाट 10 टू द पावर -10 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -7। अब केबी की जो वैल्यू आई है वो 10 टू द पावर -7 आई है, तो इक्वेशन में इसको लिखा गया है 10 टू द पावर -x। सो x की वैल्यू दैट विल बी 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब ये जो सवाल है ये बहुत सिंपल है, दैट इज बेस्ड ऑन द एसिड एंड बेस कांस्टेंट, दैट इज व्हाट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम में वी डिस्कस अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है pH ऑफ वाटर एट is 7 at 25। हम क्या बोल रहे हैं कि जब टेम्परेचर कम है तो pH 7 है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो pH क्या होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन pH। आप देखें कि अगर हम वाटर को ले लें तो वाटर डिसोसिएट होगा H और OH में, तो वाटर का जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ेगा, मतलब पानी का जो डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा। जब पानी का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो पानी से निकलने वाले H आयन भी बढ़ेंगे। जब H आयन बढ़ेंगे तो pH होता है -log(H), तो जो pH है वो कम हो जाएगा, इसलिए फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा A, pH विल डिक्रीज। याद रखें टेम्परेचर बढ़ाने पर pH कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, पानी हमेशा न्यूट्रल रहेगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है KSP ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट मोलर सॉल्युबिलिटी। अब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये टूटेगा कैटायन और एनायन में, तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। मान लो कि सॉल्युबिलिटी इसकी S है, तो इसकी भी S होगी, इसकी 3S होगी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ कैटायन with stoichiometry, solubility of anion with their stoichiometry। ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। क्रोमियम की सॉल्युबिलिटी है S और OH की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3S। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, so that is what, इसे हम अगर सॉल्व करेंगे दैट इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, so that is S and 3S, that will be approximately S4। तो यहां पर हमें निकालनी है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। तो हमने क्या किया कि मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी, मतलब हमें क्रोमियम आयन की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो मान लो कि इसकी वैल्यू हमने ले ली है X, तो एक मिनट, सो दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा 27S4 इंटू X। अब KSP की वैल्यू जो हमें दी है वो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर
-30 इक्वल टू x इंटू 27s4। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे x इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -30 अपॉन 27 टू द पावर 4th रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आंसर सी। तो अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के 2 सवाल इस ईयर में आए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक एसिड HA है। दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। हमने बोला है कि हमें वीक एसिड दिया है HA, इफ इट इज वीक तो इसका टूटना रिवर्सिबल होगा। मान लो कि इनिशियली आपने इसके 1 मोल लिए, अब 1 मोल में से 5%, 10%, x% टूट गया तो ये दोनों x आएंगे, क्योंकि 1 मोल प्रोवाइड्स 1 मोल। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एसिड का है, सो दैट विल बी K। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो K इक्वल टू H, A की जो वैल्यू है वो X है और HA की जो वैल्यू है वो 1 - X है। तो यहां से H आ जाएगा K इंटू 1 - X अपॉन X। हमने क्या किया है कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया है। अब हम इसका माइनस लॉग करेंगे तो pH आ जाएगा। तो H का माइनस लॉग होता है pH, K का माइनस लॉग होता है pK, और इसका माइनस लॉग हम इसी तरीके से लिखेंगे कि माइनस लॉग ऑफ 1 - X अपॉन X। इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट साइड, तो pH माइनस pK दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1 - X अपॉन X। तो अब हम इसको इनवर्स कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन 1 - X। सो लॉग ऑफ 1 मतलब x अपॉन 1 - X। So your answer is D. This is just the application of the Ostwald dilution law. अगला सवाल, अब आपको अगला सवाल जो है, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है क्या होता है, solubility product is a equilibrium constant of sparingly soluble salt. तो it is a function of solubility। आप देखेंगे कि हमें 4 सॉल्ट दिए हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड और सल्फर। अब ये जो कंपाउंड है ये सॉल्ट एनालिसिस में फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैटायन, और आप बोल सकते हैं बेसिक रेडिकल। अब बेसिक रेडिकल में जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। अब इसे हम कंपेयर करें कैल्शियम कार्बोनेट से, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज आयोनिक सॉल्ट। तो आयोनिक सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड आर मोर पोलर, सो दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर इजिली। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कैल्शियम सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा। और यहां पर एक ऑर्डर है सिल्वर, लेड एंड मरकरी। तो
कैल्शियम, सिल्वर, लेड एंड मरकरी। तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये था आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रेट आयन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट यूज्ड इन द बॉन्डिंग। अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसके बाहर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसके बाहर 6 होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी है यहां पर। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण जो है 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां से आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि ये है नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन में आप देख सकते हो कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो व्हाइट से सर्कल्ड है वो बॉन्डेड है, तो नॉन बॉन्डेड कितने बचे, 6, तो 8 और 4 12। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुए, 4। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुए, 2। यहां कितने हैं, 6, तो टोटल 12। इसलिए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। कई बार इनके पेयर को अपन बोलते हैं लोन पेयर। तो ये था सब कुछ आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। और आयोनिक की जो खास बात है कि पूरे चैप्टर में हम लोग बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ठीक है, तो आप इसे देखिए, प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस, है ना, आप करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्ट आएगा। ओके, थैंक यू।